वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। जी हाँ, वही स्पेसक्राफ्ट जो ह्यूमैनिटी के मैसेज के साथ इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रख चुके हैं। लेकिन अब तैयार हो जाइए, क्योंकि एक और अंतरिक्ष यात्री धीरे धीरे उसी मिस्टीरियस वर्ल्ड में प्रवेश करने वाला है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना, और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये वही स्पेसक्राफ्ट है जिसने हमें पहली बार प्लूटो का असली चेहरा दिखाया था। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं न्यू होराइजन्स की। अब ये हमें उस अनजानी दुनिया की तरफ ले जा रहा है जिस इंसान की कल्पना भी छू नहीं पाई। लेकिन सवाल ये है, क्या न्यू होराइजन्स हमें ब्रह्मांड का वो नया चेहरा दिखाएगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा, या फिर ये गहराइयों में समाकर खुद एक रहस्य बन जाएगा? आइए जानते हैं इस एक्साइटिंग जर्नी की पूरी कहानी। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे सोलर सिस्टम की सीमा पर एक रहस्यमयी पट्टी मौजूद है, जिसे वैज्ञानिक काइपर बेल्ट कहते हैं। दरअसल ये वही इलाका है जहां से स्मॉल आइसी बॉडीज एंड डॉर्फ प्लैनेट्स जैसे प्लूटो की खोज हुई थी, मगर कोई नहीं जानता था कि ये आखिर है क्या। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए 2006 में नासा ने न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट को भेजा था, ताकि इस अजनबी हिस्से को जाना जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि मानव एक क्यूरियस क्रिएचर है, और मानव की इसी जिज्ञासा ने आज हमें ब्रह्मांड के कोने कोने से परिचित कराया है। वरना सोचिए, जब हमारी धरती पर हवा, पानी, खाने से लेकर हमारे कंफर्ट की हर चीज मौजूद है, तो हमें सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने की क्या जरूरत पड़ी? वेल, इसका जवाब बिल्कुल साफ है, और वो है मानव की जिज्ञासा और कुछ सवाल जैसे कि सूर्य कहां से निकल रहा है, और यह सिर्फ धूप ही क्यों देता है? ये हम पर बर्फ भी तो फेंक सकता है। चांद रात में क्यों आता है? रात को तारे क्यों चमकते हैं? यकीन मानिए, यह कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब इंसानों ने ढूंढना शुरू किया था। 1980 से 90 के दशक तक हम सोलर सिस्टम के पैटर्न को समझ चुके थे और इसमें मौजूद ग्रहों पर रिसर्च भी कर चुके थे। लेकिन एक ऐसी जगह भी थी जहां पर मिली ऑब्जेक्ट को न तो सही मायनों में ग्रह माना जा रहा था और न ही उपग्रह। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्लूटो की। सोलर सिस्टम की एक सेलेस्टियल बॉडी जो लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करता था, मगर खुद एक दूर कोने में जाकर बैठा हुआ था। 1990 के दशक तक सभी स्पेस एजेंसियां बाकी ग्रहों पर रिसर्च करके बहुत कुछ पता लगा चुकी थीं। फिर बारी आती है प्लूटो की। आखिर प्लूटो क्या है? इससे पहले कई बार वैज्ञानिकों ने इसके बारे में जानने और समझने की कोशिश की, मगर उन्हें ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। इस बार यूएस स्पेस एजेंसी नासा ने ठान लिया कि वह प्लूटो पर मिशन भेजेगी और इसके बारे में सब कुछ जानकर ही दम लेगी। मगर प्रॉब्लम यह थी कि यह मिशन भेजा कैसे जाएगा, क्योंकि यह सोलर सिस्टम के बिल्कुल कोने में मौजूद है और हमसे लगभग 5 बिलियन किलोमीटर दूर है। इतना लंबा सफर, वो भी बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के, आखिर कैसे किया जाए? ये कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन थी जो हमें प्लूटो तक पहुंचने से रोक रही थी। मगर प्लूटो तक पहुंचने की डेडिकेशन के सामने कोई भी प्रॉब्लम ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। हालांकि बजट की वजह से कई बार प्लूटो के लिए मिशन प्रपोज और कैंसिल हुए, मगर फिर साल 2000 में प्लूटो के फील्ड में एंट्री हुई एक अनोखी टीम की, जिसका नाम था जॉन्स हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी के एलन स्टर्न की टीम। इन्होंने सबसे पहले प्लूटो और उसके मून चेरन को नजदीक से देखने के लिए एक मिशन का सुझाव दिया, जिसका नाम रखा गया न्यू होराइजन्स। यह मिशन प्लूटो को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेगा और काइपर बेल्ट पर भी रिसर्च करेगा। न्यू होराइजन्स में टोटल 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए थे। लॉरी यानी लॉन्ग रेंज रिकॉग्निसेंस इमेजर, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीस्कोपिक कैमरा जो दूर से ही प्लूटो की हाई रेजोल्यूशन इमेज लेता। आज इंटरनेट पर जो असली तस्वीरें आप प्लूटो की देखते हैं, वे लॉरी ने ही खींची थी। राल्फ, कलर कैमरा और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर का कॉम्बिनेशन जो प्लूटो और उसके मून का कलर मैप और टेम्परेचर मैप बनाता। एलिस, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर जिसने प्लूटो के वातावरण की संरचना बताई। स्वैप और पेप्सी, ये प्लाज्मा पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए लगाए गए थे, यानी सूर्य से आने वाली चार्ज्ड पार्टिकल्स और प्लूटो के वातावरण के बीच इंटरेक्शन। SDS यानी स्टूडेंट डस्ट काउंटर, यह यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के स्टूडेंट्स द्वारा बनाया गया था और इसने रास्ते में स्पेस डस्ट पार्टिकल्स को काउंट किया। REX यानी रेडियो साइंस एक्सपेरिमेंट, इसने रेडियो सिग्नल्स के जरिए प्लूटो के वातावरण का प्रेशर और टेम्परेचर मापा। इतनी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स देखकर साफ था कि यह मिशन जरूर सफल होगा और प्लूटो के रहस्यों से पर्दा उठाएगा। इस मिशन को परमिशन मिलने में काफी समय लग गया। फाइनली नासा इसके लिए राजी हुआ और 19 जनवरी 2006 को फ्लोरिडा से न्यू होराइजन्स मिशन लॉन्च किया गया। इसे इतनी तेज गति से लॉन्च किया गया कि यह सबसे तेज लॉन्चिंग स्पेसक्राफ्ट माना जाता है। लॉन्चिंग के केवल 9 घंटे के भीतर ही इसने चांद की कक्षा को क्रॉस कर लिया, लेकिन फिर भी प्लूटो बहुत दूर था। वहां तक पहुंचने के लिए इसे एक ग्रेविटी असिस्ट की जरूरत थी। वैज्ञानिकों ने पहले ही सोचा था कि यह बूस्ट कहां से मिलेगा, और इसका जवाब था जुपिटर। जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और पावरफुल प्लैनेट है और यह प्लूटो के रास्ते में भी मौजूद था। इसलिए वैज्ञानिकों ने प्लान किया कि जुपिटर की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी न्यू होराइजन्स को पुश करेगी और यह दुगनी स्पीड से प्लूटो की ओर बढ़ेगा। लॉन्चिंग से जुपिटर तक पहुंचने में इस मिशन को लगभग 13 महीने लगे। 28 फरवरी 2007 को यह जुपिटर के पास पहुंचा और बिल्कुल वही हुआ जैसा वैज्ञानिकों ने सोचा था। जुपिटर की ग्रेविटी ने न्यू होराइजन्स की स्पीड को लगभग 14,000 किलोमीटर प्रति घंटा बूस्ट कर दिया।
वैज्ञानिकों के लिए यह मौका था कि न्यू हॉराइजन्स में लगे सभी 7 इंस्ट्रूमेंट्स को टेस्ट किया जाए। इस दौरान जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट और उसके मून आयो पर एक्टिव वॉल्केनोज की इमेज ली गई। यानी जुपिटर के लिए भी न्यू हॉराइजन्स ने एक मिनी मिशन का काम किया। यहीं से कंफर्म हो गया कि यह मिशन प्लूटो के लिए पूरी तरह से रेडी है। मगर यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि जुपिटर से प्लूटो तक पहुंचने में भी इसे लगभग 7 साल और लगने वाले थे और यह सफर न्यू हॉराइजन्स को बिल्कुल अकेले तय करना था। 7 साल के इस सफर को वैज्ञानिकों की टीम ने हाइबरनेशन मोड के जरिए पूरा किया। हाइबरनेशन मोड यानी स्पेसक्राफ्ट को लंबे समय तक स्लीप मोड पर रखा जाता था और साल में एक बार चेकअप करके एक्टिवेट किया जाता था ताकि अपनी इलेक्ट्रिक पावर को बचा सके। फाइनली 9 साल 6 महीने के बाद वह दिन आया जब यह मिशन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा। लगभग 55 बिलियन किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद वैज्ञानिकों को यह खुशखबरी मिली। 14 जुलाई 2015 को प्लूटो पर फ्लाईबाई के दौरान स्पेसक्राफ्ट का सीधे पृथ्वी से कम्युनिकेट करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए कुछ घंटों के लिए मिशन कंट्रोल साइलेंट मोड में चला गया। अब हमारे पास केवल इंतजार का विकल्प था। मन में बहुत सारे सवाल थे। क्या न्यू हॉराइजन्स अपनी इस जर्नी को सफलतापूर्वक कर पाएगा? कहीं यह फेल तो नहीं हो जाएगा? अगर यह किसी चट्टान से टकरा गया तो क्या होगा? ऐसे कई सारे सवाल घूम रहे थे। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद हमें इन सारे सवालों का जवाब मिला और यह गुड न्यूज थी। जी हाँ, न्यू हॉराइजन्स अपना काम कर रहा था। उसने डेटा भेजना शुरू किया। न्यू हॉराइजन्स का पहला डेटा और तस्वीरें देखकर दुनिया दंग रह गई। हमारी इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग प्लूटो ने सबको चौंका दिया। प्लूटो की सरफेस पर बना हार्ट शेप्ड पैटर्न यानी कि स्पुतनिक प्लैनिशिया देखकर इंसानों में एक अलग ही खुशी फैल गई, क्योंकि वाकई यह छोटा सा डॉट एक जीती जागती दुनिया जैसा लग रहा था। इसके बाद न्यू हॉराइजन्स ने एक के बाद एक डेटा भेजा और हमें प्लूटो के बारे में नई नई जानकारियां मिली। ये जानकारियां कुछ इस प्रकार थी। नंबर 1, यंग सरफेस। शुरुआत में हमें लगता था कि प्लूटो सोलर सिस्टम के बिल्कुल किनारे पर है, जहां ठंड और बर्फ से ढके गड्ढे होंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। प्लूटो का वेस्टर्न पार्ट मैदान जैसा है, जो फ्रोजन नाइट्रोजन से बना है, जहां लगभग कोई क्रेटर नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मैदान 100 मिलियन साल से भी कम पुराने हैं, यानी प्लूटो जियोलॉजिकल रूप से सक्रिय है। नंबर 2, पानी के बर्फ के पहाड़। न्यू हॉराइजन से पता चला कि प्लूटो पर पानी के बर्फ से बने पहाड़ हैं, जिनकी ऊंचाई हिमालय की रेंज के बराबर है। इन पहाड़ों की ऊंचाई 3 से 4 किलोमीटर तक पहुंचती है। इतना ठंडा एनवायरमेंट जो कि -230 डिग्री सेल्सियस था, बर्फ को चट्टान जितना कठोर बना देता है। और हैरानी की बात, इनके ऊपर जमी हुई फ्रोजन मीथेन की परत भी है। नंबर 3, एटमॉस्फेयर और हेज। प्लूटो का वातावरण मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस का बना है, जिसमें थोड़ा सा मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। इस पतले वातावरण की सबसे खूबसूरत बात है इसका ब्लू हेज। कमजोर ग्रेविटी की वजह से सूर्य की किरणें नाइट्रोजन को ऊपर उड़ाती हैं और यह नीला धुंध यानी कि हेज सोलर सिस्टम के किनारों तक फैल जाता है। नंबर 4, प्लूटो के 5 चंद्रमा। इस मिशन से पहले हमें पता था कि प्लूटो का एक चंद्रमा चेरन है, लेकिन न्यू हॉराइजन्स की मदद से हमें इसके कुल 5 मून के बारे में जानकारी मिली। चेरन सबसे बड़ा चांद है जिस पर लाल धब्बा मॉर्डोर मैकुला पाया गया और गहरी घाटियां भी मिली। इसके अलावा इसके 4 मून स्टिक्स, नेक्स, कर्बरूस और हाइड्रा है। इनमें से स्टिक्स, नेक्स, कर्बरूस और हाइड्रा छोटे और अजीब आकार पोटैटो शेप्ड वाले मून हैं, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ है। इन सारी जानकारियों ने वैज्ञानिकों की सोच बदल दी। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले माना जाता था कि प्लूटो एक मृत बर्फीला पिंड है, लेकिन न्यू हॉराइजन्स ने साबित कर दिया कि प्लूटो एक लाइवली और एक्टिव डॉर्फ प्लैनेट है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्लूटो की सतह के नीचे सब सरफेस ओशन हो सकता है। स्पुतनिक प्लैनिशिया की विशाल बर्फीली सतह शायद इसी वजह से बनी हो। सतह पर मौजूद बड़ी दरारें बताती हैं कि नीचे कोई समुद्र जम रहा होगा, जिसकी वजह से यह क्रैक्स बने। अगर यह सच है तो इसका मतलब सोलर सिस्टम के कोने पर मौजूद इस अंधेरी और ठंडी जगह पर जीवन के लिए जरूरी तत्व पानी आज भी मौजूद हो सकता है। न्यू हॉराइजन्स ने प्लूटो पर अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया, लेकिन इसका असली मकसद अभी खत्म नहीं हुआ था। इसे सिर्फ प्लूटो ही नहीं बल्कि काइपर बेल्ट पर भी रिसर्च करने के लिए भेजा गया था। काइपर बेल्ट हमारे सोलर सिस्टम का एक क्षेत्र है जो नेपच्यून ग्रह की कक्षा के बाहर स्थित है। यहाँ पर बहुत सारे बर्फीले खगोलीय पिंड, छोटे छोटे ग्रह जैसे प्लूटो और धूमकेतु पाए जाते हैं। यह बेल्ट हमारे सूर्य से बहुत दूर है। इसमें मौजूद छोटे ग्रह, शुद्ध ग्रह और बर्फीले पिंड आज भी वैसे के वैसे ही सुरक्षित हैं, जैसे अरबों साल पहले बने थे। यानी अगर हम इनके बारे में जाने तो यह हमें टाइम ट्रेवल जैसा अनुभव देंगे, मानो हम समय में अरबों साल पीछे चले गए हों। न्यू हॉराइजन्स को बनाते समय वैज्ञानिकों को यह अंदाजा था कि प्लूटो के बाद इसका सफर यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने स्पेसक्राफ्ट में ऐसी टेक्नोलॉजी पहले से इंस्टॉल कर दी थी जिससे यह काइपर बेल्ट की खोज भी कर सके। प्लूटो पर अपना मिशन पूरा करने के बाद जनवरी 2019 में न्यू हॉराइजन्स काइपर बेल्ट में पहुंचा। यहीं पर इसने एक और टारगेट हासिल किया। इसने एक रहस्यमयी वस्तु एरोकोथ का सफल फ्लाईबाई किया। जब न्यू हॉराइजन्स ने एरोकोथ की तस्वीरें खींचकर पृथ्वी पर भेजी तो वैज्ञानिकों की आंखें खुली रह गई। एरोकोथ एक कॉन्टैक्ट बाइनरी निकला, यानी यह 2 अलग-अलग खगोलीय पिंड थे जो धीरे धीरे टकराकर जुड़ गए और एक हो गए। इसकी शेप देखकर ऐसा लग रहा था मानो 2 स्नोबॉल्स आपस में चिपक कर एक बन गए हों।
वैज्ञानिकों का मानना है कि एरोकोथ हमें 4.5 अरब साल पुरानी सोलर सिस्टम की झलक दिखाता है। इसको देखना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी विलुप्त चीज को अपनी आंखों से देख लो। न्यू हॉराइजन्स ने अपने दो बड़े टारगेट प्लूटो का फ्लाईबाय और एरोकोथ का फ्लाईबाय को सक्सेसफुली पूरा कर लिया। लेकिन अब सवाल ये है कि इसके बाद ये मिशन आगे कहां जाएगा? क्या इसके पास अभी भी किसी नई टारगेट तक पहुंचने के लिए पर्याप्त फ्यूल है? और क्या न्यू हॉराइजन्स भी वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 की तरह अज्ञात गहराइयों में खो गया है? असल में वॉयेजर 1 जहां इंटरस्टेलर स्पेस में जा चुका है, जबकि न्यू हॉराइजन्स अभी भी काइपर बेल्ट में है और पूरी तरह से एक्टिव है। ऐसा इसलिए क्योंकि नासा इसे हाइबरनेशन और एक्टिव फेज के बीच चलाता है ताकि इसका पावर और सिस्टम लंबे समय तक काम कर सके। न्यू हॉराइजन्स अभी भी काइपर बेल्ट की गहराई में यात्रा कर रहा है और रिमोट वायरिंग और इंटरस्टेलर पार्टिकल्स की जानकारी भेज रहा है। वैज्ञानिक लगातार इसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि अगर कोई नया टारगेट मिलता है तो यह वहां तक पहुंच सके। साथ ही 2025 से इसका मिशन बदला गया है। अब यह मुख्य रूप से हीलियोफिजिक्स डेटा इकट्ठा कर रहा है, यानी यह सूर्य से निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स, हीलियोस्फीयर और अंतरिक्ष में मौजूद धूल यानी डस्ट एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहा है। तो क्या बस अब ये यही स्टडी करेगा? नया फ्लाईबाय होगा या नहीं? वेल, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, मगर इतना तय है कि अगर भविष्य में कोई उपयुक्त काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है जो स्पेसक्राफ्ट की ट्रैजेक्टरी और फ्यूल से मेल खाता हो, तो न्यू हॉराइजन्स एक और ऐतिहासिक फ्लाईबाय कर सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई लक्ष्य सुनने को नहीं मिला है। वैसे अनुमान है कि यह मिशन 2028-29 तक काइपर बेल्ट से बाहर निकल जाएगा और अगर इसके पावर सिस्टम्स सही से चलते रहे तो यह 2030 तक वैज्ञानिकों को डेटा भेजता रहेगा। नासा ने घोषणा की है कि यह स्पेसक्राफ्ट तब तक ऑपरेशनल रहेगा जब तक यह उन सीमाओं को पार नहीं कर जाता। लेकिन 2030 के बाद इससे कनेक्शन टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। असल में इसकी आरटीजी यानी रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर एक न्यूक्लियर पावर सोर्स है जिसमें प्लूटोनियम 238 होता है। यह धीरे धीरे डिके होता है लेकिन पूरी तरह खत्म होने में दशकों लगेंगे। टेक्निकल डाइजेस्ट के अनुसार अगर मिशन संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग चलता रहा तो न्यू हॉराइजन्स 2050 तक वैज्ञानिक डेटा भेज सकता है और संभवतः उस समय तक लगभग 135 AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर हो सकता है। सोचिए वो दिन कितना रोमांचक होगा जब न्यू हॉराइजन्स हमारी आंखों को तारों के बीच की असली दुनिया दिखाएगा। अभी यह धरती से लगभग 61 AU यानी लगभग 9.14 बिलियन किलोमीटर दूरी पर है और उम्मीद है कि 2040 तक यह वॉयेजर की तरह इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच जाएगा। वैसे आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।